फ्रेंड्स, कल बजट 2024 आया है और सब लोग बजट को देखते हैं कि बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी है कि बजट को बहुत अच्छे से अपन लोग समझें, देखें और पढ़ें। क्योंकि अपन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने क्या किया, 15 साल में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया। भाई अपन लोगों ने जब समझा ही नहीं क्या किया और बिना समझे बिना वोट दे करके गवर्नमेंट चूज कर ली, तो अपन लोगों को दोष देना ही नहीं चाहिए। तो बजट को समझना ना अपनी जिम्मेदारी है, बल्कि इसको शेयर भी करना चाहिए। जो गवर्नमेंट की अच्छी बातें हैं उनको भी पब्लिक के सामने लाना चाहिए, और जो अच्छा नहीं किया है सरकार ने उसके बारे में भी पब्लिक को बताना चाहिए। तो नमस्कार, आज अपन लोग बजट 2024 के अंदर जो भी कुछ आया है उसका एक एक पॉइंट अपन कवर करेंगे। सबसे पहली बात है, बजट है वो फुल बजट नहीं आया है, इंटरिम बजट आया है। क्या होता है फुल बजट और इंटरिम बजट? देखो, जब भी चुनावी साल होता है, जिस भी ईयर के अंदर इलेक्शन होने है, उस ईयर के अंदर गवर्नमेंट इंटरिम बजट लेकर के आती है। उसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट जो भी बजट लेकर के आती है वो नेक्स्ट पूरे साल के लिए होता है। अब गवर्नमेंट मई के अंदर चुनाव हुए और जून में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो नई गवर्नमेंट जो आएगी उनकी अपनी पॉलिसी होगी, उनके अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी। तो दूसरी गवर्नमेंट के लिए पीछे वाली गवर्नमेंट बजट लेकर के आएगी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो जो इंटरिम बजट है वो कुछ महीनों के लिए, जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक के लिए बजट लाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। और फुल बजट है वो पूरे साल के लिए होता है, फुल बजट पूरे साल के लिए होता है। इसके अलावा इंटरिम बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है। फुल बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, इसीलिए इंटरिम बजट लाना मैंडेटरी नहीं है और फुल बजट लाना मैंडेटरी है। इंटरिम बजट है वो लोकसभा के अंदर विदाउट डिस्कशन ही पास हो जाता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स के आधार पर। लेकिन फुल बजट के लिए अगर फुल बजट पास करवाना है तो लोकसभा के अंदर प्रॉपर उसका डिस्कशन होता है, उसके बाद में बजट पास होता है। इंटरिम बजट के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिटेल से नहीं बताए जाते, लेकिन फुल बजट के अंदर सोर्स ऑफ इनकम को डिटेल से बताया जाता है। ये इंटरिम बजट और फुल बजट का अपना डिफरेंस है। अब बात करते हैं, बजट 2024 था वो इंटरिम बजट था, और फिनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के अंदर क्या क्या बताया है। कुछ चीजें बताई हैं जो पुरानी हिस्ट्री है कि गवर्नमेंट ने लास्ट 9 ईयर 10 ईयर्स जब से गवर्नमेंट बनी है तब से क्या क्या किया है उसके बारे में बताया है। तो फिनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी है उसने लास्ट 10 ईयर के अंदर काफी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हुई है। गवर्नमेंट का जो मंत्र था सबका साथ सबका विकास मंत्र था, जो फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट थी उसका। उसके बाद में फिनेंस मिनिस्टर ने बोला हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टर्म के अंदर हमने इसको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्र के साथ काम किया है, और अब साथ में सबका प्रयास है। उसने जो एक सेंचुरी में एक बार पेंडेमिक आता है, मतलब कोविड के बारे में बताया है, उस चैलेंज को भी ओवरकम किया है। लास्ट 10 ईयर में गवर्नमेंट ने सबके लिए हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, हर घर जल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, कुकिंग गैस फॉर ऑल, बैंक अकाउंट खोले हैं और फ्री राशन दिया है 80 करोड़ लोगों को। ये जो बात बताने जा रहा हूं ये लास्ट 10 ईयर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सोशल जस्टिस के लिए फिनेंस मिनिस्टर ने बोला है सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी एंड सर्व समावेशी का एक नारा दिया है कि इसके बेसिस पर हम भारत को विकसित बनाएंगे 2047 तक। गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री को 4 कास्ट के अंदर डिवाइड किया है। फिनेंस मिनिस्टर ने बोला है हमारे लिए 4 ही कास्ट है, गरीब, महिलाएं, युवा
एंड अन्नदाता, फार्मर्स को इन्होंने अन्नदाता बोला है कि हम इन 4 कास्ट को सेंटर में रखते हुए हम पीछे के काम की और आगे के भी कर रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो पीपल्स की थी, सिटीजन्स की जो इनकम थी, उसमें 50% का इंक्रीमेंटल हुआ है। ये चीजें मैं केवल और केवल वो ही चीजें बता रहा हूं, ना मैं गवर्नमेंट को अपोज कर रहा हूं, ना मैं गवर्नमेंट का फेवर कर रहा हूं। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोली है, मैं केवल और केवल वो ही चीजें आपको यहां बता रहा हूं। उसके बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 कास्ट को कंसंट्रेट करते हुए काम किया है, तो उसमें क्या क्या किया है। सबसे पहले गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गवर्नमेंट बोलती है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है बजट में कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, मतलब गरीबी से फ्री किया है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर 34 लाख करोड़ पीएम जनधन अकाउंट खोले गए और उनमें पैसा जमा करवाया गया। एक पीएम स्वनिधि करके थी, उसमें 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हमने लोन दिया है। ये शायद लास्ट बजट में या उससे पहले वाले बजट के अंदर आया था, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन का। एक गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएम जनधन योजना के बारे में बताया था, और पीएम विश्वकर्मा योजना से भी जो गरीब हैं उनको काफी हेल्प की। इसके बाद में वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, फार्मर्स के लिए क्या किया है। पीएम किसान सम्मान योजना में फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है 11.8 करोड़ रुपीज। 11.8 करोड़ फार्मर्स को, जो 2-2 हज़ार रुपए की जो इंस्टॉलमेंट्स थी फार्मर्स को, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है। पीएम फसल बीमा योजना के अंदर 4 करोड़ फार्मर्स को इंश्योरेंस दिया है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उसको मंडीज के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे जो भी फार्मर्स हैं उनको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाए, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपीज के ट्रांजैक्शन हुए। इसके बाद में युवा के लिए इन्होंने वर्ड दिया है, युवा पीढ़ी के लिए अमृत पीढ़ी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री के नाम से इन्होंने स्कूल्स को राइज करने के लिए जो योजना है उसके बारे में बात की है। स्किल इंडिया मिशन के बारे में बात की है। पीएम मुद्रा योजना है। एंड स्टार्टअप, अब स्टार्टअप्स के लिए बोला है कि स्टार्टअप से नए रोजगारदाता बन रहे हैं, तो हमने स्टार्टअप्स को भी काफी अच्छा प्रमोट किया। इसके बाद में वुमेन्स, नारी शक्ति के लिए इन्होंने बोला है, ट्रिपल तलाक को इलीगल किया है। इसके अलावा जो युवा पीढ़ी वाली योजना है उसी के रिलेटेड इन्होंने बताया है कि फीमेल एनरोलमेंट्स है हायर एजुकेशन में, वो लास्ट 10 ईयर में 25% ग्रो किया है। एक एमपी एंड एमएलए इलेक्शन में 1/3 रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को। मुद्रा योजना में 30 करोड़ जो लोन है वो वुमेन्स को दिए हैं। एक पीएम आवास योजना लॉन्च की थी जिसमें 2.67 लाख तक की सब्सिडी थी। इसमें भी बोला है कि हमने उन्हीं लोगों को जो सब्सिडी दी है जिसके अंदर जो मकान है वो वुमेन्स के नाम। तो इन्होंने ये 4 चीजों के लिए बोला है कि देश सिटीजन्स के लिए हमने ये 4 चीजें की। इसके अलावा इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने। इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए बोला है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे सोशल हो, उनको रियल टाइम में एंड रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने बिल्ड किया। सारी कंट्रीज के जितने भी पार्ट है, भले वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, गांव हो, हमने सबको एक्टिव किया है ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, जो 21st सेंचुरी के अंदर प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च किया है। फिनेंशियल सेक्टर्स को स्ट्रेंथ दी है। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के अंदर भी हमारी अप्रोच काफ़ी हद तक सही रही है। इसके अलावा कुछ फिनेंशियल सेक्टर्स के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किए हैं, जैसे गिफ्ट है, आईएफएससी है, आईएफएससी है, ताकि ग्लोबल मार्केट है उसका जो ग्लोबल कैपिटल है उसको एक सही प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो पाए। ये चीज़ें फिनेंस मिनिस्टर ने लास्ट 10 ईयर्स के बारे में बताई।
अब इस बजट के अंदर क्या कर लेकर के आएंगे, तो इन्होंने पहला पॉइंट दिया है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर सॉरी लास्ट 10 ईयर्स में और क्या किए हैं, तो इन्होंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिए बताया है कि हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिसके अंदर जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड का बेसिस काफ़ी अच्छा सिटीजन्स को मिलेगा। ग्लोबल इकोनॉमी है उस वहाँ काफ़ी हाई इन्फ्लेशन रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, ग्रोथ भी काफ़ी लो रही है और भी काफ़ी वार्स वगैरह के भी चैलेंज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, सक्सेसफुली नेविगेट हो रही है। विकसित भारत का इन्होंने विजन दिया है, 2047 का टारगेट दिया है, 2047 तक अपना इंडिया भी डेवलप्ड इंडिया मतलब विकसित भारत होगा। इसके लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट एवरी सिटीजन्स एंड हर रीजन के अंदर। और नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने बोला काफ़ी अनबिलीवेबल डेवलपमेंट होने वाला है इकोनॉमी में, जिसको नाम दिया है कि नेक्स्ट 5 ईयर अपने लिए गोल्डन मोमेंट होंगे। अमृतकाल के लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट करेंगे, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे जिससे सस्टेनेबल एंड फोस्टर ग्रोथ हो। जो भी फिनेंस है और रेलेवेंट टेक्नोलॉजी है उनको टाइमली एंड एडिक्वेटली इंश्योर करेंगे। एमएसएमई को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बिजनेस बढ़े, और फिनेंशियल सेक्टर्स हैं वो भी तैयार किए जाएंगे ताकि इन्वेस्टमेंट की जो नीड्स है, इन्वेस्टमेंट की वजह से अपने बिजनेस के अंदर स्टॉपेज लग जाते हैं वो ना लगे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिल पाए। अब बजट 2024 के अंदर जो घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो बजट, ये वाला बजट है बहुत फ्लैट बजट था, कोई भी एश्योर करके कोई घोषणा नहीं हुई है। इन्होंने पॉइंट्स जरूर दिए हैं लेकिन ऐसा नहीं बोला कि इसमें ऐसा करेंगे, मतलब एक घोषणा कर दी लेकिन उसके अंदर ये नहीं बताया कि कैसे करेंगे, कितना करेंगे, वो क्लियर कट कुछ भी नहीं हुआ है। एक इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के लिए बोला है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए उनके लिए हम प्रोग्राम लॉन्च करें। एक जो ईस्ट रीजन है कंट्री का उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम काम करेंगे। एक पीएम आवास योजना है ग्रामीण की, उसको कंटिन्यू किया है और बोला है कि 3 करोड़ हाउस का टारगेट तो हम अचीव करने वाले हैं और नेक्स्ट 5 ईयर में 2 करोड़ और हाउस देंगे। एक हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास, लास्ट बजट्स के अंदर भी इनके चर्चा हुई है कि जो भी लोग रेंटेड हाउस में, जो मिडिल क्लास रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनको हम हाउस बना करके देंगे। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनका स्ट्रक्चर यूज करते हुए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए नए मेडिकल कॉलेज खोलें। एक रूफटॉप सोलराइजेशन के बारे में बात की थी जिसके अंदर मोदी जी ने अभी राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम पर भी बोला था। रूफटॉप सोलराइजेशन के अंदर बोला था कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी पर मंथ 1 करोड़ हाउस। इसके बाद में आयुष्मान भारत जो योजना है वो आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को और आयुष्मान भारत योजना का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए बोला है कि अभी अलग अलग स्कीम्स चल रही है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, कि इन सारी स्कीम्स को एक प्रोग्राम में लेकर के आएंगे और उसका नाम होगा सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। एक कोविन पोर्टल आया था, आपने सुना होगा कोविड के अंदर, कोविन में जो भी कोरोना की वैक्सीनेशन वगैरह थी उनके बारे में अपने को प्रॉपर पता लगता था, सर्टिफिकेट मिलता था। उसी की तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म बनाया है और यूविन प्लेटफॉर्म को है वो ऑल ओवर द कंट्री रोल आउट करेगा। इसके अलावा मत्स्य संपदा, फिनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमने मत्स्य संपदा के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है वो लॉन्च किया है
अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो जस्ट डबल हुआ। इसके अलावा हम 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी सेटअप करेंगे इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 9 to 14 जो गर्ल्स का एज ग्रुप है, आजकल सर्वाइकल कैंसर की काफ़ी बड़ी बीमारी आ रही है, और तो उसके लिए जो 9 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप है गर्ल्स का, उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन दी जाए। फिर फिनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के बारे में बोला है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा नैनो डीएपी एक्सपांड करेंगे। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स के लिए हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, और डेयरी फार्मर्स के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर्मुलेट करेंगे। देखो यहाँ बजट में क्लियर नहीं बोला कि ऐसा करेंगे, अब क्या उसका स्कीम का नाम होगा, कब करेंगे, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। एक लखपति दीदी है। लखपति दीदी का मतलब क्या है, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी पिछले बजट्स के अंदर, कि जो भी गर्ल्स हैं उनको वुमेन्स को स्किल करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो स्किल को, और कम से कम 1 लाख रुपए पर ईयर उनकी इनकम हो सके। तो इसके बारे में बताया कि लखपति दीदी जो योजना है उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है लास्ट ईयर्स के अंदर, जिसका टारगेट हम 2 करोड़ से 3 करोड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिनेंस मिनिस्टर का मानना है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो लास्ट 4 साल में ट्रिपलिंग की है उनकी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छे रोजगार भी मिले हैं। तो हम इसको इस बार बढ़ा करके 11 करोड़ 11 लाख 111 करोड़ रुपए का से इसको बढ़ाएंगे, जो कि 11.1% इंक्रीज है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस अलग से बनाने की घोषणा की है, जिसमें 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। और इसके लिए जो स्कीम का नाम दिया है वो दिया है आत्मनिर्भरता। एविएशन सेक्टर के लिए क्या बोला है कि जो भी एयरपोर्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपांड करेंगे और नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे, ताकि टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के अंदर भी एरोप्लेन वगैरह की एयर रूट की फैसिलिटी मिल सके। उड़ान स्कीम जिसके लिए रेलवे के लिए है, 3 कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। 3 सेक्टर्स के लिए एनर्जी, मिनरल्स एंड सीमेंट कॉरिडोर बनाएंगे। एक पोर्ट कनेक्टिविटीज के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनेंगे। इससे क्या होगा, जो भी अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली रेलवे है उनके लिए 3 अलग अलग कॉरिडोर बन जाएंगे, तो पैसेंजर रेलवे है उनकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। फिर सेकंड में इन्होंने 40,000 नॉर्मल जो रेल बोगीज हैं उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, और मेट्रो और नमो भारत है उनको और एक्सपांड करें। ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी के लिए एक कमिटमेंट किया है गवर्नमेंट ने, 2070 तक नेट जीरो करेंगे। नेट जीरो का मतलब क्या है? नेट जीरो का मतलब है कि जितना भी कार्बन इकोनॉमी जनरेट कर रही है उतना कार्बन नेचर, जो भी प्रकृति है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इतना ही कार्बन जनरेट हो। मतलब नेट उसका जो इम्पैक्ट आए वो 0 आए। तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, जिसके 2070 का टारगेट रखा गया। इसके अलावा ऑफशोर वाइंड एनर्जी पोटेंशियल है, उसकी को भी वाइबिलिटी गैप फंडिंग देंगे। कोल गैसिफिकेशन है, उसकी कैपेसिटी को 100 MT तक लेकर के जाएंगे। इसके बाद में CBG जो गैस है उसको CNG के अंदर मैंडेटरी ब्लेंड करने के लिए कोशिश करेंगे, और फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेज हैं वो ई व्हीकल्स ई बसेज चलाएंगे, जो ईवी चलाएंगे बसेज। फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री के लिए नई एक कोई स्कीम लॉन्च करेंगे। ब्लू इकोनॉमी के लिए जो समुद्री तट पर जो खेती वगैरह होती है उनको प्रमोट करेंगे। टूरिस्ट सेंटर के लिए इन्होंने घोषणा की है, फिनेंस मिनिस्टर ने टूरिस्ट सेंटर के लिए बोला है कि हम ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट सेंटर हैं उनको क्वालिटी एंड फैसिलिटी के बेसिस पर रेटिंग दे पाए। इसके अलावा स्टेट्स है उनको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि जो नए टूरिस्ट सेंटर है उनको डेवलप कर पाए और जो एग्जिस्टिंग है उनको अच्छे से मेंटेन कर पाए। आइसलैंड से कंट्रीज के उनके अंदर पोर्ट कनेक्टिविटी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने दावा किया है कि जो 5 to 14 के अंदर जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है उससे जस्ट डबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट 14 to 23 के अंदर आया है। मतलब जो मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था उसके जस्ट डबल मोदी गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि 14 to 23 का फिगर रखा है इन्होंने 596 बिलियन। और हम और भी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज कर रहे हैं ताकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रो हो पाए। स्टेट्स विकसित भारत के लिए स्टेट्स को रिफॉर्म करने के लिए 75,000 करोड़ रुपीज का 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा स्टेट्स को। सोसाइटियल चेंज के लिए जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से चैलेंज आ रहे हैं, उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। ये बजट के अंदर बजट 2024 में ये घोषणाएं की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट मोदी जी 3rd टाइम आएंगे और जुलाई में हम पूरा बजट फुल बजट प्रेजेंट करेंगे ताकि विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। जो स्टेट्स हैं उनको जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन का है वो कंटिन्यू रखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए बोला है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट है वो 2024-25 में 5.1% एस्टिमेट की थी, जो कि हम 25-26 तक 4.5% से नीचे लेकर के आ जाएंगे। इसके अलावा फिनेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि 24-25 के अंदर जितने हमने जो नेट मार्केट बोरिंग्स थी वो काफ़ी कम होगी, इस वजह से पब्लिक को पैसा मिलेगा क्योंकि हम पब्लिक जो बोरिंग्स है वो मार्केट से कम कर रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से जो बोरोइंग्स है वो पब्लिक के पास जाएगी। ये बजट के अंदर जनरल अनाउंसमेंट थे। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर टैक्स से रिलेटेड क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए। हालांकि टैक्स से रिलेटेड पार्ट बी में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जैसे TCS है फॉरेन रेमिटेंस पर, उसमें कुछ चेंजेज आए हैं। एक इनकम टैक्स के अंदर अमेनिस्टी स्कीम लॉन्च की है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।